हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में स्टैंडर्ड 6 में सब्जेक्ट साइंस जिसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 भोजन यह कहाँ से आता है। हाँ, इस चैप्टर में हम आपको भोजन के स्रोत क्या हैं, आपको भोजन कहाँ से प्राप्त होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज आपने अपने घर में क्या खाया था। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। ठीक है, तो क्या आप रोज़ जो भोजन करते हैं तो आप दिन में 3 या 4 बार जो भी आप खाते हैं तो क्या एक ही प्रकार का भोजन खाते हैं या रोज़ आप एक ही प्रकार का भोजन खाते हैं। तो नहीं, आप अलग अलग समय पे या अलग अलग दिन अलग अलग यानी भिन्न भिन्न प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं। तो हम आगे देखेंगे 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थ। इसमें हम देखेंगे क्रियाकलाप 1, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन खाते हैं। यदि विभिन्न राज्यों के रहने वाले हो तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका जो विद्यालय में आपका जो दोस्त है उसके भोजन की खाद्य पदार्थ की जानकारी प्राप्त करनी है। उसने पूरे दिन में क्या खाया। यदि वह विभिन्न राज्य यानी दूसरे राज्य का है तो वह खाने में जो भी उनकी खाने की जो भी भोजन होता है वह खाने में क्या लेते हैं। तो आपको क्या करना है, सारणी 1.1, ठीक है, यहाँ पे सारणी 1.1 दिया गया है, हम क्या खाते हैं। तो आपके यहाँ पे आपके विद्यार्थी यानी दोस्त का नाम लिखना है और उन्होंने पूरे दिन में क्या खाद्य पदार्थ खाया इस सारणी में आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चित्र 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थ, आपको यहाँ पे अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। चलिए हम आगे देखेंगे। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, जैसा कि हमने चित्र 1.1 में नीचे की ओर देखा। खाने की यह सभी चीज़ें किससे बनी होती हैं। पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं, इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा आपका इस चैप्टर में क्या है, संघटक क्या होते हैं। संघटक अर्थात कि जैसे कि मान लिया कच्चे चावल की बात हुई है, पके हुए चावल की बात हुई है, तो पके हुए चावल बनाने के लिए हमें सिर्फ क्या एक ही सामग्री चाहिए। ठीक है, कि आपने चावल ले लिया, रख दिया, पक गए। तो आपको पके हुए चावल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा। ठीक है, कच्चे चावल चाहिए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से 2 पदार्थों से क्या हुआ, हमें पका हुआ चावल प्राप्त हुआ। तो जो ये 2 पदार्थ हैं ये हमारे क्या कहलाएंगे, संघटक कहलाएंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है, जैसा कि हमने बताया कि संघटक अर्थात क्या, और कोई और अन्य प्रकार का जो भी आप भोजन बना रहे हैं तो आपको उसमें अलग अलग प्रकार के संघटकों की आवश्यकता पड़ती है। यदि जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर, यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियाँ, नमक, मसाला, तेल आदि कोई आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर आप सब्जी बनाना चाहते हो तो उसमें आपको क्या अलग अलग संघटक, जैसे कि हमारे संघटक हो गए इसमें कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल इत्यादि, ये सब है हमारे अलग अलग संघटक। ठीक है, इन सभी के द्वारा हम सब्जी बना सकते हैं। क्रियाकलाप 2 देखेंगे। क्रियाकलाप 2 में सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन सी सामग्री चाहिए। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य का
को इस सूची में जोड़िए। ठीक है, तो यहाँ पे सारणी 1.2 जिसमें खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ दी गई हैं। जैसा कि पहला आपको दिया है खाद्य पदार्थ, रोटी यानी चपाती, उसमें कच्ची सामग्री जो लगती है रोटी बनाने में, हमें जो कच्ची सामग्री लगती है वो क्या है, हमारा आटा और जल। और दूसरा दिया गया है दाल, उसमें जो हमारे संघटक है, जो कच्ची सामग्रियाँ हैं वो है हमारी कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पे तीसरा कोई भी खाद्य पदार्थ लिखना है, जैसे कि ले लीजिए आप खीर। ठीक है, तो खीर में हमें कच्ची सामग्रियाँ लगती हैं, कच्चे चावल, दूध, चीनी। ठीक है, इस तरह से आपको सारणी जो है 1.2 फिलअप करनी है। अब हम आगे देखेंगे, क्या हमने देखा कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या विभिन्न व्यंजनों से कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं। ठीक है, आप भोजन बना रहे हो, जो कच्ची सामग्रियों की बात हो रही है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, वो संघटक हमें कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। ठीक है, सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ सामग्री जैसे फल सब्जी के स्रोत अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। जैसा चित्र 1.2 ए में दिया गया है, यह कहाँ से आता है। निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है। आपने धान और गेहूं के खेतों में अनेक पौधों को अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी, इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है, जैसा चित्र 1.3 में दिखाया। देखिए पहले एक चित्र 1.2 ए। ठीक है, ये रहा आपका चित्र 1.2, ये रहा आपका। ठीक है, इसमें आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे कुछ पादप के स्रोत हैं, और यहाँ पर आपको 1.3 में अनाज के स्रोत, इसमें ए में आपको धान का खेत और बी में आपको गेहूं का परिवहन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पैराग्राफ में देखा कि जो है गेहूं और चावल का क्या स्रोत है। ठीक है, तो ये हमें क्या होता है, पादप द्वारा वनस्पतियों द्वारा प्राप्त होता है, तो ये क्या है, पादप के स्रोत हैं। और दूसरा हमें दिया गया है यहाँ पर कुछ अन्य खाद्य पदार्थ, जैसे कि दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि, ये हमारे क्या है, जंतु के स्रोत हैं, ये हमें जंतुओं द्वारा प्राप्त होते हैं, इसलिए ये हमारे क्या है, जंतुओं के स्रोत हैं। इसी तरह से हम जान सकते हैं कि जो हमारे हमने जाना कि जो है हमारा खाद्य पदार्थ हमें जंतुओं और पादप द्वारा प्राप्त होता है। जंतु और पादप हमारे क्या हैं, भोजन के जो हैं स्रोत हैं। ठीक है, अब क्रियाकलाप 3 देखेंगे हम। क्रियाकलाप 3 में आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं, कुछ उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इससे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 में हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल, जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे, अन्य जानता उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हमें जो है पादप द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त होता है, भोजन के स्रोत हमारे हैं, जो खाद्य संघटक हैं हमारे, अन्न है, सब्जियां हैं, फल हैं इत्यादि, ये क्या है, हमारे पादप के स्रोत हैं। और जो हमें जंतुओं द्वारा प्राप्त होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि जो दूध है, दूध, मांस, अंडे और अन्य जानता क्या है, ये हमारे जंतुओं के स्रोत है। तो इस तरह से हम को पता चल सकता है कि हमारे जो भोजन के स्रोत हैं वो हमें पादप और जंतुओं द्वारा प्राप्त होते हैं। अब आगे देखेंगे, गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं। तो इन सभी के अलावा कोई और अन्य जंतु हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है कि बकरी, भैंस, गाय, इन सभी के अलावा कोई और पशु है जो हमें दूध देता है।
तो आपको वो बताना रहेगा कक्षा में। अब सारणी 1.2 देखते हैं, जिसमें खाद्य व्यंजन संगठक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। इसमें आपको खाद्य मन दिया गया है, यहाँ पे आपको कोई खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, उनमें कच्ची सामग्रियाँ क्या उपयोग में होती हैं और उनके स्रोत क्या हैं, उन कच्ची सामग्रियों के स्रोत क्या हैं, वो आपको यहाँ पर सारणी 1.2 में क्या करना है, फिलअप करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है इडली। इसमें कच्ची सामग्रियाँ हैं चावल, उड़द की दाल, नमक, जल। तो जैसा कि फर्स्ट में आपको स्रोत में दिया है, तो चावल क्या है, एक पादप का स्रोत है, तो यहाँ पे आपको पादप का स्रोत यानी पौधा लिखा हुआ है। तो उड़द की दाल भी क्या है, एक प्रकार का ये अनाज है, तो ये भी हमें क्या है, हमारा पौधा यानी पादप का स्रोत है। अब नीचे देखिए, ठीक है, और नमक, जल। नीचे देखिए चिकन करी दिया गया है। इस चिकन करी में जो कच्ची सामग्रियां हैं, चिकन मसाला, तेल, घी, जल। ठीक है, तो चिकन क्या है, ये एक जंतु का स्रोत है, जंतु द्वारा प्राप्त होता है। और मसाला, जो मसाला होता है वो भी क्या है, हमारा एक प्रकार का पादप का स्रोत है। तेल और घी भी हमें जो है क्या होता है, जंतु द्वारा भी प्राप्त होता है और पौधे द्वारा भी। जैसे कि सरसों का आपने तेल लिया, तो क्या होता है, सरसों का जो तेल होता है वो सरसों का जो बीज होता है उसमें से निकाला जाता है, और जंतुओं द्वारा भी हमें तेल और घी प्राप्त हो सकता है। जैसा कि जो घी होता है वो दूध से बनता है और दूध हमें जानवर देते हैं। अब नीचे दिया गया है खीर, वह उसमें कच्ची जो सामग्रियाँ होती हैं, दूध, चावल और चीनी। तो जो दूध है वो हमारा जंतु का स्रोत है, चावल तो आपको पता ही होगा कि वो हमारे पौधे का स्रोत है। चीनी जो होती है वो हमें जो गन्ने होते हैं उनके द्वारा बनाई जाती है। तो जो गन्ना होता है वो क्या होता है, पादप का स्रोत है, इसलिए आपको यहाँ पे भी पौधा लिखना है। अब आगे देखेंगे 1.3। 1.3 में भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। ठीक है, तो जो पौधे होते हैं उनके जो अलग अलग भाग होते हैं, जैसे पत्ते हुए, जड़ हुई, फूल हुआ, तो उनमें से हम कौन सा जो भाग है उसको हम भोजन के रूप में लेते हैं। तो आइए देखते हैं, हम पत्तियां वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो पत्तियां होती हैं, जैसे हम ले सकते हैं कि पालक हुआ, ठीक है, पालक हुआ, मेथी हुआ, ये सब क्या है, हमारी धनिया हुआ, ये सब हमारी पत्तियां वाली सब्जियां हैं। तो कुछ अब पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। तो कुछ पौधे होते हैं उनके जो फल होते हैं वो भी हम पौधे के रूप में खाते हैं, जिससे जो हमारे फल होते हैं। ठीक है, तो कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। तो जो पौधे की जड़ होती हैं, उनका तना होता है या फिर उनके पुष्प होते हैं, वो भी सब हम लोगों क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो कभी आपने सीताफल यानी जो काशी फल होता है उसके फूलों की चावल की पिट्ठी में डुबोकर या तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है, इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जो कुछ पौधे होते हैं उनके जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें से 2 या 2 से अधिक भाग जो होते हैं हमारे खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए ले लीजिए सरसों के बीज, जिससे हम तेल प्राप्त होता है। जो आपने सरसों के बीज देखा होगा, उसमें से हम क्या कर सकते हैं कि उन बीजों में से हम तेल निकाल सकते हैं। और जो सरसों की पत्तियां होती हैं उनकी हम सब्जी बनाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये जो सरसों का बीज है उससे हम उसके जो भाग हैं, पत्ते हैं, उसके जो बीज हैं, वो हमारे भोजन के लिए भी भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। एवं इसकी पत्तियां का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। जैसा हमने तो मोस्ट ऑफ हम लोगों जो केले होते हैं उसको फल के रूप में ही खाते हैं। ठीक है, तो उसका खाली एक ही भाग, उसका जो फल है उसी का जो है हम खाद्य के रूप में ग्रहण करते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या उससे अधिक भाग खाने
योग्य होते हैं या खाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले हम देखेंगे चित्र 1.4 जिसमें पादप के खाने योग्य भाग। यहाँ पर हमें जो है पादप के अलग भाग दिए गए हैं। सबसे पहले आपको पुष्प, फल, तना, पत्ती, ठीक है, यहाँ पे आपको नोड, एंटोनोड, कलिका, ठीक है, यहाँ पे जो है जड़ें। ठीक है, इस तरह से आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे पादप के अलग अलग भाग दिए गए हैं, उनके पादप के खाने योग्य भाग दिए गए हैं। अब हम देखेंगे क्रियाकलाप 4। क्रियाकलाप 4 में आपको दिया गया है कि सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ठीक है, यह पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं। इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम सारणी 1.4 देखेंगे जहाँ पे दिया गया है भोजन के रूप में पौधे के भाग। तो यहाँ पे खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा संघटक यानी स्रोत जो हैं पौधे के भाग जो हमें संघटक देता है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है बैंगन का भरता, उसका मुख्य संघटक उसका जो स्रोत है संघटक है। जैसे कि बैंगन का भरता बनाने में हमें जो सामग्रियाँ लगती हैं वो है हमारी बैंगन, मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से। ठीक है, तो पौधे का भाग जो हमें संघटक देता है। तो ये सब क्या है, फल और नीचे दिया गया है बीज। इसी तरह से आपको बाकी के 2 करने हैं। खाद्य पदार्थों में मुख्य स्रोत की तरह कोई भी 2 खाद्य पदार्थ लेने हैं, फिर उसके आपको यहाँ पे संघटक यानी स्रोत लिखने हैं। फिर उनका जो पौधे का जो भाग है हम जैसे कि उसका हम फल लेते हैं, उसका या बीज लेते हैं या फिर अन्य कोई भी भाग है उसका जिसका हम उपयोग भोजन के लिए करते हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना है। अब हम देखेंगे आगे क्रियाकलाप 5। क्रियाकलाप 5 में आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। ठीक है, आपने देखा होगा मूंग और चने के सूखे बीज किस तरह होते हैं। तो आपको क्या करना है, उनके सूखे बीज लेने हैं। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें। जल से भरा एक पात्र कोई भी बर्तन में आप डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। तो आपको 1 दिन उसमें सभी उन बीजों को, चना या मूंग आप जो भी बीज लेना चाहते हैं उनको आप लेकर 1 दिन किसी बर्तन में या किसी पात्र में डाल दें, उसमें पानी डाल दें। 1 दिन के लिए आप उसे छोड़ दें और दूसरे दिन आपको क्या करना है, उन बीजों में से पानी अलग कर देना है, उसे एक गिलास में रहने देना है। अब आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है, उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं क्या? एक छोटी सी सफ़ेद संरचना, ठीक है, दिखाई देगी आपको। उन जो आपने बीज भिगो के रखे हैं, आप फिर उन्हें कपड़े में रख देते हैं। फिर दूसरे दिन क्या होता है, आप उसमें क्या देखेंगे, कुछ जो सफ़ेद रंग की संरचना बीज से बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। जैसे आप चित्र 1.5 में दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पर ये जो हैं आपके सूखे बीज हैं और ये जो बीज हैं हमने क्या किया है, इनको क्रियाकलाप के अनुसार क्या किया है, इन्हें भिगो के रखा है और दूसरे दिन गीले कपड़े में लपेट कर रख दिया है। फिर उसमें से जो छोटी संरचना, सफ़ेद संरचना दिखाई दे रही है वो क्या है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम पहले। यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। तो आप जो देख रहे हैं छोटी सफ़ेद संरचना, तो जो छोटी बीजों में से ये छोटी संरचना आपको सफ़ेद संरचना दिखाई देगी। तो आप क्या कहोगे, इन बीजों को अंकुरित बीज। ये हमारे जो बीज हैं वो क्या हो चुके हैं, अंकुरित बीज, ठीक है। ये हमारे सूखे बीज है और ये हमारे अंकुरित बीज हैं। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें, ठीक है। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकला हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है?
ठीक है। अगर वो आप प्रक्रिया करने के बाद भी अगर वह बीजों में से सफ़ेद संरचना ना दिखाई दे तो आपको क्या करना है, उन बीजों को क्या करना है, अलग करके पानी से अलग करने के बाद गीले कपड़े में आप रख सकते हैं। उसके बाद क्या आपको उन बीजों में से सफ़ेद संरचना दिखाई देगी, तो यथासंभव आपको वह बीजों में से संरचना, जो सफ़ेद रंग की संरचना है, आपको दिखाई देगी, बीज अंकुरित आपको दिखाई देंगे। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो सकता है। ठीक है, तो जो अंकुरित बीज हैं वो क्या कर सकते हैं, आप उबाल के खा भी सकते हैं, या उसमें कुछ भी मिलाकर आप एक स्वादिष्ट अल्पाहारी भोजन तैयार करके आप उसका ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र 1.6 में चना एवं अंकुरित चना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर चना कौन सा है और अंकुरित चना कौन सा है। ठीक है, तो जो अंकुरित चना है वो हमारा ये रहा, और ये हमारा सूखा चना। सूखे चने को भिगोने के बाद इसमें जो अंकुरन फूटा है, जो सफ़ेद संरचना दिखाई दे रही है, तो ये हमारा है अंकुरित चना। अब नीचे देखेंगे हम यहाँ पर, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन्न या करती हैं? तो मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, यानी जो मीठा रस होता है उसे हम मकरंद कहते हैं, एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। ठीक है, चित्र 1.7 में हम देखेंगे जो है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, मधुमक्खियाँ क्या होती है, अपना जो मीठा रस है वो क्या करती है, यहाँ पर भंडारित करती है, वो अपने छत्ते में भंडारित करती हैं, और फूल और उनका जो मकरंद है वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं, जैसा कि आप देखा होगा आपने शहद को। ठीक है, तो ये हमें क्या होता है, मधुमक्खियों द्वारा प्राप्त होता है। तो आप कह सकते हैं कि यह भी क्या है, हमारा जंतु का स्रोत है, क्योंकि ये जंतुओं द्वारा उत्पादित किया जाता है। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो मीठे रस का भंडारण करती हैं अपने छत्ते में। ठीक है, इस तरह से हमें शहद प्राप्त होता है। अब आगे हम देखेंगे 1.4 जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने घर में कोई ऐसा पालतू पशु जिसकी आप देखभाल करते हो, कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। ठीक है, आप घर में कुत्ता, बिल्ली या अन्य कोई भी प्राणी पालते हैं तो आपको उसकी जानकारी होगी कि वो भोजन में जो आपका पालतू प्राणी है वो भोजन में क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? चित्र 1.8 में देखिए गिलहरी अखरोट खाते हुए। ठीक है, यहाँ पे आपको चित्र 1.8 में जो गिलहरी है वो अखरोट खाते हुए दिखाई दे रही है। अब हम देखेंगे क्रियाकलाप 6। क्रियाकलाप 6 में दिया गया है, सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सारणी 1.5 में देखिए जंतु और उनका भोजन। ठीक है, यहाँ पे आपको जंतु यानी जीवों के नाम दिए गए हैं और वो खाया जाने वाला भोजन, उनके द्वारा क्या भोजन खाया जाता है, वो भोजन में क्या खाते हैं, उसकी आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे नाम दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो भैंस है, जो पहला जो हमारा जंतु है, जीव है, वो है हमारा भैंस। वो खाने में क्या खाता है, खाने में क्या खाती है भैंस, तो है वो घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। इसी तरह से आपने देखा होगा बिल्ली, तो बिल्ली को आपने देखा होगा खाने में छोटे जंतु, पक्षी, दूध। ठीक है, और भी अन्य कुछ बिल्लियाँ अनाज भी खाती हैं, रोटी भी खाती हैं। ठीक है, तो आपने चूहा भोजन में क्या लेता है, तो चूहा भी ठीक है रोटी वगैरह, अनाज, छोटे जीव जंतु वो भी खाता है। शेर को भी आपने देखा होगा मांस वगैरह खाता है, बाघ भी। ठीक है,
तो मकड़ी, छिपकली, गाय, ये सभी जो हैं आपके जीव, वह भोजन में क्या खाते हैं। तो आपको यहाँ पे सारणी 1.5 में क्या करना है, उनका खाया जाने वाला भोजन यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो अब हम आगे देखेंगे क्रियाकलाप 7। क्रियाकलाप 7 में हम देखेंगे फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए। ठीक है, आपको फिलअप करना है कि वह जो जीव हैं वह भोजन में क्या लेते हैं। ठीक है, सबको पता होता है कि जो सभी जो जीव हैं वो भोजन में क्या लेते हैं। ठीक है, जो छिपकली है वो भी छोटे जीव जंतु, जो गाय है वो भी रोटी, चावल, अनाज, सब्जियां, घास फूस इत्यादि। मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करता है। जो तितली है वो भी फलों फूलों से रस लेती हैं, तथा छोटे जीव जंतु कौवा भी क्या है, वो भी अनाज वगैरह, रोटी वगैरह, ठीक है, छोटे जीव जंतु खाता है। और अन्य में जो भी आप किसी भी एक जीव का आप नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं का नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे जो जंतु हैं, जो हमारे जीव हैं, जो सिर्फ पौधे एवं पादप उत्पाद खाते हैं। पादप यानी जो है वनस्पतियाँ हुआ, हमारा साग भाजी पौधे हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पादप उत्पाद हैं। तो ये से जो जंतु हैं वो हमारे शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। तो हमने दूसरे वर्ग में मांसाहारी जंतुओं को रखा, जो सिर्फ क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके क्या करते हैं, अपने भोजन की तृप्ति करते हैं। तो ऐसे जो हैं क्या कहलाते हैं, हमारे मांसाहारी जंतु। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, बाघ हुआ, चीता हुआ, शेर हुआ, ये हमारे क्या है, मांसाहारी जंतु हैं, जो सिर्फ क्या करते हैं, मांस जो है मांसाहारी वस्तुओं का ग्रहण करते हैं। तो आगे देखेंगे हम, क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधों और जंतु दोनों ही होता है। इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। तो सर्वाहारी जंतु जिन्हें हमने तीसरे वर्ग में रखा है, जो होते हैं, ठीक है, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों वस्तुएं खाते हैं। शाकाहारी जो है पादप, पौधे, वनस्पतियाँ की चीज़ें, और मांसाहारी जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं, तो हमारे सर्वाहारी हो गए। तो सबसे पहले सर्वाहारी जंतु में आप किसे लेंगे, बिल्ली, कुत्ता। मनुष्य भी क्या होता है, सर्वाहारी होता है, जो शाकाहारी भोजन एवं मांसाहारी भोजन दोनों का ग्रहण करता है। तो ठीक है, ये लोग क्या हो गए, हमारे शाकाहारी जंतु हो गए। अब आपको क्या देखना है, अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी क्या करना है, आपको यहाँ पे देना है। और बाकी जो 2 उदाहरण आपको यहाँ पे लिखने हैं, जैसे शाकाहारी में आप क्या लिख सकते हैं, एक तो आपको गाय दे दिया गया है यहाँ पर, और दूसरा आपको भैंस और बकरी। ये क्या हो गए, हमारे 3 जो है शाकाहारी जंतु हो गए। अब मांसाहारी में आपको एक उदाहरण दिया गया है, शेर। आपको 2 और उदाहरण लिखने हैं, तो आप उदाहरण में लिख सकते हैं। सारणी 1.6 में आप लिख सकते हैं, शेर के अलावा आप बाघ और चीता, ये हमारे मांसाहारी प्राणी हैं। और सर्वाहारी का मतलब मैंने बताया था आपको, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का ग्रहण करता हो, दोनों प्रकार के भोजन खाता हो, तो वो हमारा सर्वाहारी हो गया। जो कौवा होता है वो क्या है, सर्वाहारी जंतु है। वह दूसरे छोटे जीवों को भी खाता है तथा अनाज से बनी वस्तुओं का भी ग्रहण करता है। तो यहाँ पर आपको बाकी 2 और उदाहरण देने हैं। तो यहाँ पे आप कौवे के साथ आप बिल्ली लिख सकते हो, कुत्ता लिख सकते हो, और यहाँ पर मनुष्य भी लिख सकते हो, क्योंकि मनुष्य भी 2 प्रकार के भोजन करता है, वो शाकाहारी भी खाता है तथा मांसाहारी भी खाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। पहली जानना चाहते हैं कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे। ठीक है, तो मनुष्य जो है हमारा क्या है, कुछ मनुष्य होते हैं जो सिर्फ शाकाहारी भोजन करते हैं। ठीक है, मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं हमारे, एक तो शाकाहारी होते हैं, एक तो
सर्वाहारी होते हैं। मांसाहारी मनुष्य कोई नहीं होता, क्योंकि मांसाहारी मतलब होता है जो सिर्फ मांस का ग्रहण करता हो, जो सिर्फ जंतुओं पर डिपेंड हो, सिर्फ जंतुओं को खाता हो। तो कोई मनुष्य हर रोज मांस खा नहीं सकता, ठीक है। तो वह शाकाहारी भी वस्तुएं खाता है, मांसाहारी भी वस्तुएं खाता है। तो इस तरह से हम जो है मनुष्यों को हम शाकाहारी में अथवा तो सर्वाहारी वर्ग में भी ऐड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें इससे ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है कि जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य पदार्थ उत्पादन किया जाए। यहाँ पर्याप्त नहीं होगा बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके, ठीक है। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे देश में कुछ जो मनुष्य हैं उनको भोजन की आवश्यकता बहुत है, उन्हें जो है समय पर भोजन प्राप्त नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे कुछ उपाय खोजने चाहिए जिससे जो हमारे देश के जो अधिक से अधिक लोगों को क्या हुए, जो खाद्य उत्पादन उन्हें प्राप्त हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे नीचे हम देखेंगे प्रमुख शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको जिनके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो खाद्य संगठक क्या है, संगठक मैंने आपको बता दिया था कि जो कच्ची सामग्रियाँ होती हैं किसी भोजन को बनाते समय जो पदार्थों की आवश्यकता होती है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, संगठक कहलाते हैं। खाद्य के बारे में भी जाना हमने, जो भोजन के जो स्रोत हैं उनके बारे में जाना। मकरंद क्या है, जो मधुमक्खियों द्वारा जिनमें क्या किया जाता है, मीठे रस जो अपने छत्ते में क्या करती हैं, भंडारित करती हैं, ठीक है। अंकुरित बीज हमने पढ़े जो, ठीक है, जो भिगोए हुए बीज के बाद जो सफ़ेद संरचना होती है वो हमारे अंकुरित बीज है। शाकाहारी हमारे जो हैं, जो जीव शाकाहारी भोजन करते हैं वो शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। मांसाहारी भी हमने पढ़ा, जो सिर्फ मांस का सेवन करते हैं, मांसाहारी भोजन का ग्रहण करते हैं, वो हमारे मांसाहारी जंतु हैं। और सर्वाहारी हमने जो पढ़ा, जो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते हैं, वो हमारे सर्वाहारी कहलाते हैं। तो इस तरह से हमारे प्रमुख शब्द कंप्लीट होते हैं। अब देखिए आगे अभ्यास में आपको दिया गया है। अभ्यास में आपको पहला प्रश्न है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो हमने स्टार्टिंग में पहले ही पढ़ा था, ठीक है। इसके बारे में तो आपको आंसर लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए कि इनके कौन से भाग का उपयोग हम खाद्य पदार्थ के रूप में होता है, ठीक है। तो आपको जो पौधे होते हैं उनके कोई भी, आपने कुछ एक पौधे का ले लिया, कोई भी 5 पौधे लेने हैं, आपको 5 पौधे के नाम लिखने हैं। और उन पौधे के प्रत्येक पौधों के नाम के बाद आपको क्या करना है, उन पौधे का कौन सा भाग, जैसे आप जड़ खाते हैं उसकी, या उसके फूल लेते हैं भोजन में, या फिर उसके बीज लेते हैं, या उसके पत्ते लेते हैं, उसकी कली लेते हैं, आप क्या भोजन में उसके क्या खाद्य पदार्थ में के रूप में उसका उपयोग करते हैं, तो आपको उनके नाम लिखने हैं। नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों को मिलाकर कॉलम 2 से कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, कॉलम 1 में और कॉलम 2 को क्या करना है, आपको मैचिंग करना है, जोड़े करने हैं, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 दिए गए, यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है। आपको ऊपर शब्द दिए गए हैं, उनके आधार पर आपको यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सोचने के लिए कुछ बातें दी गई हैं, आपको यहाँ पे सादे के प्रश्न उत्तर आपको अपने लिखने रहेंगे। और यहाँ पे सोचने के लिए कुछ बातें दी गई हैं, क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, यदि नहीं तो क्यों, ठीक है। तो आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति हैं हमारे आसपास के, जो कुछ लोग हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में क्या है, भोजन प्राप्त नहीं हो रहा कुछ समस्या के कारण, ठीक है। अब ख देखिए, हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं, ठीक है। तो हम किस प्रकार जो भोजन की बर्बादी है उनको हम रोक सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना चाहिए कि जितना योग्य हो, जितना आपके लिए उपयोगी हो उतना भोजन बनाना चाहिए। और दूसरा आपको क्या करना चाहिए कि आपको जितना भोजन खाना हो, आपको जितना भोजन आपको लगे कि हमें इतना भोजन खाना चाहिए,
तो उस प्रकार से आपको क्या करना चाहिए, अपनी थाली अथवा प्लेट में उतना ही भोजन लेना चाहिए, जिससे आपकी जो है भोजन की बर्बादी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, भोजन यह कहाँ से आता है, वहाँ कंप्लीट होता है। स्वाध्याय क्वेश्चन आंसर आपको आपकी नोट बुक में लिखने रहेंगे। थैंक यू।